नमस्कार। प्रदेश की सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। कहते हैं कि भारत अगर एक शरीर है तो कृषि जो है वो उसकी आत्मा है, और भारत रूपी शरीर की जो धमनियों में जो बहता है, जो किसानी जो बहती है, वो उसका रक्त है, जो हमेशा भारत रूपी शरीर के मस्तक को ऊंचा रखती है। जो भारत रूपी शरीर की जो अर्थव्यवस्था रूपी जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें कृषि अपना महत्वपूर्ण स्थान निभाती है। जी हां, जिस देश की 50% से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती हो, जिस देश की 60% से ज्यादा रोजगार कृषि पर निर्भर रहते हो, उसमें यह बहुत जरूरी है कि जो अर्थव्यवस्था की जो ये रीढ़ की हड्डी जो कृषि है, उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, उसको कैसे मजबूत बनाया जाए। इसके लिए कृषि के क्षेत्र में चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, लगातार नई नई योजनाएं लेकर आ रही हैं। उन्हीं योजनाओं में जयपुर से कृषि के क्षेत्र में एक ऐसी ही डिजिटल क्रांति का शंखनाद हुआ है। जी हां, कुछ ही दिन पहले भारत सरकार के जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हैं, उन्होंने जयपुर से ही भारत विस्तार नाम की एक योजना शुरू की है, जो डिजिटल क्रांति के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतरीन उपयोग करके बनाई गई है। जो कृषि के क्षेत्र में किस तरीके से नवाचार किया जाए, कृषि के क्षेत्र में भारत किस तरीके से नए नए आयाम स्थापित करे, ऐसे वो तमाम बिंदु हैं जिन बिंदुओं का समावेश करके ये जो भारत विस्तार योजना बनाई गई है। ऐसे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत विस्तार योजना क्या है, ये किसानों के लिए किस तरीके से लाभदायक साबित होगी, और जो 2047 का हमने विकसित भारत बनाने का सपना देखा है, उसमें इस तरह की योजनाएं किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। सबसे पहले मैं परिचय करवाने जा रहा हूं, हमारे साथ में प्रगतिशील और उत्कृष्ट किसान गंगाराम सेपर जी मौजूद हैं। आप जैविक खेती और कृषि के क्षेत्र में न जाने कितने ऐसे नवाचार हैं जो आपने किए हैं। आपने कृषि की उच्चतम और उत्कृष्ट तकनीकों का अपनी कृषि के क्षेत्र में समावेशन किया है। इसी के चलते चाहे राज्य स्तर की बात करी जाए चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात करी जाए, आपको कई बार पुरस्कृत भी किया जा चुका है। तो गंगाराम सेपर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। गंगाराम सेपर जी के बाद में मैं रुक करूंगा सुमित जी की तरफ। हमारे साथ में सुमित सोनी जी मौजूद हैं। आप कृषि मूल्य श्रृंखला विश्लेषक हैं, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम कृषि ऋण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली में आप कार्यरत हैं कृषि विश्लेषक के तौर पर। सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी के बाद में मैं आपका परिचय करवाने जा रहा हूं। हमारे साथ में प्रोफेसर एन.के. गुप्ता जी मौजूद हैं। आप श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में डायरेक्टर PME के पद पर कार्यरत हैं। गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो एक खास एक्सपर्ट का पैनल हमारे साथ में मौजूद है, इन सब के साथ में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत विस्तार योजना पर आधारित जो ये रिपोर्ट है उस पर एक नजर डालते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत विस्तार और AI फॉर ऑल जैसे अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म्स की लॉन्चिंग कर खेती किसानी को तकनीक से जोड़ने का संकल्प लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने एक बड़े नीतिगत बदलाव के संकेत देते हुए कहा कि अब कृषि विभाग दिल्ली के बंद कमरों में नहीं, बल्कि सीधे किसानों के खेतों और गांव की गलियों में नजर आएगा। अनेकों जानकारियां, उसके साथ साथ योजनाएं, उनके बारे में वो पूछ सकता है किस योजना का कैसे उसको लाभ मिल सकता है, तो योजनाओं का लाभ देना हो, अगर किसी योजना के लिए आवेदन दिया तो आवेदन कहाँ है, इस तरह की सारी जानकारियां एक AI प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिसका नाम है भारत विस्तार, देने के लिए आज जयपुर से भारत विस्तार की लॉन्चिंग की गई है। ये मंडी का भाव भी जानेगा, कृषि में लगने वाले रोगों की, खेती में जो भी फसल में रोग लगते हैं उनके बारे में जानकारी चाहेगा, और जो आपको जो जानकारी उसमें मिलनी चाहिए वो इसमें निश्चित रूप से सभी जानकारियां भी मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, ये हमेशा आपके फोन में अवेलेबल होंगे। आप जब भी करेंगे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसका लाभ निश्चित रूप से हमारे किसान भाई बहनों को मिलेगा। सरकार की इस डिजिटल पहल को लेकर किसानों में उत्साह नजर आया।
किसान अब फोन पर स्थानीय भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विशेष रूप से घर बैठे खाद बीज के असली या नकली होने की पहचान करने की सुविधा उनके लाखों रुपए बचा सकती है। डेलिकेट जो नाजुक फूल होता है उसकी खेती का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सरकार के माध्यम से सहयोग से और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से लेके लगाया हुआ है। और ये एक राजस्थान की एक पहल है, नवाचार है, जिसमें हम लोगों ने बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है और हमारा प्रोडक्शन मार्केट में आने अच्छे संख्या में मार्केट में आने लगा है। बहुत क्रांतिकारी कदम होगा। निश्चित रूप से गांव में बैठा हुआ किसान अपनी फसल की बीमारी, उसमें आने वाले रोग कीटों के बारे में तुरंत मदद प्राप्त कर पाएगा। किसान अब ऐप या कॉल के जरिए सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। पशुपालन या मछली पालन जैसे को तकनीक से जोड़कर छोटे किसान अपनी आय के अतिरिक्त स्रोत बना सकेंगे। आगे जो ऐप चालू करेंगे ना, उस ऐप से कृषि वालों को मालूम पड़ जाएगा भाई क्या बीमारी है, कैसे तकनीक से खेती करनी है। ये चालू किया गवर्नमेंट ने। ये धरातल पर जो काम करेगी ना, तो किसानों को बहुत सुविधा मिलेगी इसको। और ये बिचौलियों की जो बीमारी है ना, उनसे निजात मिल जाएगा अपने को। पहले चक्कर काटते रहते थे हर डिपार्टमेंट के अंदर, दफ्तरों के अंदर। अब उसके लिए पोर्टल पे भी सारी जानकारियां मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। पोर्टल पे है जो सभी मालूम करके और अपना किसानों की समस्याओं का हल हो जाएगा। भविष्य में इस प्लेटफॉर्म को फार्मर आई से भी जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों और बिचौलियों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। तो राजस्थान के जयपुर से पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में एक नई डिजिटल क्रांति का शंखनाद हुआ है। चलिए चर्चा कुछ करते हैं। गंगाराम जी, से पहले आपके पास में आना चाहूंगा। आप तीनों से मैं ही प्रश्न रहेगा। सबसे पहले जी आपके पास में आना चाहूंगा, कृषि के क्षेत्र में जो नई क्रांति का, डिजिटल क्रांति का जो शंखनाद हुआ है भारत विस्तार के नाम से, एक नवोदित, आप एक प्रगतिशील है और उत्कृष्ट किसान है, किस तरीके से देखते हैं? ये जो नया भारत सरकार का नया जो है योजना के तहत आया है, इसके अंदर किसानों को जो फायदा जो होगा उसमें मौसम से संबंधित जानकारी उसको मिल जाएगी, कीट और रोगों से संबंधित बीमारियों के बारे में उसे पता चल जाएगी कि कौन सी बीमारी आने वाली है या कौन सी बीमारी आ चुकी है। इसके साथ साथ उसको जो भी योजनाएं उसने जो आवेदन कर रखा है उसके बारे में उसको जानकारी होगी, तो उससे किसान को बहुत बेनिफिट होगा कि अपनी फाइल कहाँ पर है, कौन सी अवस्था पर है, कितना हमें मिल सकता है और कितने दिन और लगेंगे उसको योजना को हमें मिलने में। सारी चीज़ों के साथ ही मंडी भाव के बारे में भी किसान अवगत रहेगा कि उसको क्या क्या मिल सकता है, कितना मिल सकता है और कौन सी योजना कहाँ पर हमें लागू करनी है, उसके बारे में किसान अपने आप को उससे एक्टिव कर सकता है। सर जी बिल्कुल गंगाराम जी, इसके बारे में आपसे विस्तार से जानेंगे कि पहले क्या कुछ होता था, अब क्या कुछ हो रहा है और इस योजना के आने के बाद में क्या कुछ होगा, विस्तार से जानेंगे। लेकिन फिलहाल मैं रुक करूंगा सुमित जी की। और सुमित जी, जो भारत विस्तार योजना जिसका जयपुर से डिजिटल क्रांति के रूप में शंखनाद हुआ, उसको आप किस तरीके से देखते? देखिए विकास जी, भारत में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जब किसान अपनी फसल उगाता है तो उसे अभी तक ये नहीं पता है कि मुझे किस मार्केट में वो फसल बेचनी है, मुझे इसका क्या भाव मिलेगा। ये जो भारत विस्तार योजना है, ये मार्केट लिंकेज के ऊपर बड़ा बढ़िया काम करती है। मार्केट में हमारी कमोडिटी का, हमारी फसल का क्या भाव चल रहा है और हम इससे बेहतर प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, ये स्कीम किसानों को उससे जोड़ेगी। बड़ा ही आसान तरीका है, स्मार्टफोन है या स्मार्टफोन नहीं है, एक नंबर है 155261, आपने डायल किया और आपकी समस्याओं, कृषि संबंधित समस्याओं का समाधान उस नंबर से मिल पाएगा। हम चाहे तो इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं जी बिल्कुल विस्तार से इस पॉलिसी के बारे में मैं आपसे बिल्कुल जरूर जानूंगा, क्योंकि आपका काम भी पॉलिसी बनाने में ही है, कृषि भवन में आप काम कर रहे हैं, तो विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब, आपका क्या कुछ कहना है भारत विस्तार योजना को लेकर? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जब हम देश को 2047 में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना चाहते हैं तो ऐसे नवाचार जरूरी हैं। हमारे देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालय वैज्ञानिक जो भी नवाचार कर रहे हैं, उनको किसानों तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। तो मैं भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने ICAR के माध्यम से एक ऐसा ऐप डेवलप किया है जो हर किसान की पहुंच में हो। ऐप में अगर अंदर जाते हैं हम पाते हैं
कि अगर हमारा किसान अनपढ़ भी है, एंड्रॉयड फ़ोन भी उसके पास नहीं है, अगर वो एक फ़ोन नंबर हमें दिया है 155261, उस पर भी अगर फ़ोन करेगा तो उसकी समस्या का समाधान होगा। तो मेरे विचार में ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। निसंदेह ये हमारे देश की प्रगति में सहायक सिद्ध होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि निसंदेह ये हमारे देश की प्रगति में सहायक सिद्ध होगा। गंगाराम जी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अब तक कौन कौन सी समस्याएं खेती में आपके सामने एक विकराल बाधा बनकर उत्पन्न हुई थी? सबसे पहले तो मैं बताऊं, मौसम संबंधित जो समस्याएं आती है, जी, जैसे अचानक पाला पड़ जाता है, मौसम ओले गिर जाते हैं, तो उसका अगर पता हमें पहले से चल जाएगा तो हम उसके प्रति जो भी सावधानियां बरत सकते हैं वो सावधानियां हम पहले से कर लेंगे। इसी के साथ साथ में मंडी भाव है, कब हमें बेचना है कब नहीं बेचना, उसका पता पहले नहीं चलता था। और अब जैसे ये ऐप आएगा तो उसके बारे में हमें वहाँ के मंडी भाव के बारे में पता चल जाएगा, कौन सी मंडी में क्या भाव है और कहाँ पर हमें बेचना है, तो उसका समाधान भी हमें मिलेगा। साथ ही कीट और रोग, कौन से रोग आते थे उसके बारे में हम लोग पता नहीं रहता था। कभी KVK जाना पड़ता था, कभी विश्वविद्यालय जाते थे, कभी ICR के अंदर जाते थे, पूछते थे कि साहब ये कौन सी बीमारी है, क्या है, तो उसके बारे में जानकारी अब हमें इस योजनाओं के द्वारा मिल सकती है और जो आसानी से वो अवेलेबल हो सकती है। बिल्कुल, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। सुमित जी, आप बता रहे थे कि किस तरीके से पॉलिसी बनाई जाती है। भारत विस्तार योजना जो पॉलिसी है, अगर उसकी बात करी जाए, क्या कुछ है पॉलिसी में, विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। देखिए विकास जी, हमें ऐसा लगता है कि अगर किसान को 3 चीज़ें समय से उपलब्ध करवा दी जाए जी, तो शायद उसकी समस्याओं का बेहतर निराकरण हो पाएगा। सबसे पहला हमें ये लगता है कि जानकारी का अभाव जी, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर उसके पास समय से जानकारी पहुंच जाए, वो जानकारी किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे कौन सा बीज उगाना है, कौन सी फसल उगानी है, किस समय पे पानी देना है, किस समय मौसम कैसा रहेगा, किस मार्केट में बेचना है, अगर ये सब जानकारी मिल पाए तो किसान अपनी खेती बाड़ी से कुछ अच्छा बिजनेस कर पाएगा। जी। दूसरा हमें ये लगता है कि यदि समय पर उसको पैसे की सुविधा मिल पाए, ऋण अगर समय पर मिल पाए, तो शायद वो जो लोकल मनी लेंडर से उनके चंगुल में ना फंसेगा। क्योंकि हमें ये ऐसा लगता है कि एक नियत ब्याज दर के ऊपर अगर किसान पैसा बाहर से लेता है तो ये खेती उसके लिए फायदेमंद नहीं रहती। जी। तो सरकार में रह के सरकार का हमेशा ये प्रयास है कि किफ़ायती दरों पर और कम से कम दरों पर किसानों को रियायती लोन उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो सही समय पर अपनी कार्यशील पूंजी को लगाएं और अपनी खेती से बेहतर रिटर्न पाएं। तो इन 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खेती हमेशा मंत्रालय हमेशा विचाररत रहता है और सारे इनिशिएटिव लेता है। जी बिल्कुल, ये सारे जो आपने बताया कि सारे बिंदु जो हैं उनको वाकई में ध्यान में रखकर इस तरह की बड़े लेवल पे एक पॉलिसी बनाई जाती है। गुप्ता जी, जैसा सुमित जी ने बताया कि और जैसा गंगाराम जी ने भी बताया कि हर एक छोटी से छोटी जानकारी के लिए पहले उन्हें भटकना पड़ता था, कभी इस डिपार्टमेंट में जाओ, कभी उस डिपार्टमेंट में जाओ, फिर जाके कहीं से आधी अधूरी जानकारी मिलती थी और कभी कभार पूरी भी मिल जाती है जानकारी तो, लेकिन भटकना खूब पड़ता था। तो अब ये भारत विस्तार आने से क्या आपको लगता है कि जो जानकारियों का जो अभाव था वो अब एक ही जगह पे मिल जाएगा? देखो, सबसे पहले मैं तो गंगाराम जी को सपोर्ट करना चाहूँगा। इन्होंने बात करी मौसम संबंधी समस्याएं। बिल्कुल, हमारे यहाँ पाला पड़ता है, अतिवृष्टि होती है। IMD डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और हमारे जो वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी है। कई बार किसान उसको समझ नहीं पाते हैं। भारत विस्तार योजना है, उसमें अगर आप डिटेल में जाएंगे तो देखेंगे इन्होंने IMD का लिंक भारत विस्तार से कर दिया है। यानी एक ही लिंक पर पूरे देश में भारत विस्तार के माध्यम से किसान अपनी जानकारी 155-261 से ले सकते हैं। सेकंड, गंगाराम जी ने बात करती मंडियों की। भारत विस्तार में एग्रीनेट मार्क को भी साथ में जोड़ा गया है, यानी आप ऑनलाइन किस मंडी में किस जीन्स का क्या भाव है वो पता कर सकते हैं और हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। जी। मैं दूसरा, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, उनकी बात का भी समर्थन करता हूं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं किसानों के लिए, राज्य सरकार की भी योजना है। समस्या क्या है, किसान को ये पता ही नहीं चलता कई बार कि किस योजना में मैं एलिजिबल हूँ, किस योजना में मैं एलिजिबल नहीं हूँ। अगर एक योजना का फायदा उठा लिया है, दूसरे का उठा सकते हैं या नहीं, इसके लिए किसान को भटकना पड़ता है। तीसरी समस्या क्या है कि किसान ने कहीं अप्लाई कर दिया किसी योजना में, वो एक्सपेक्ट करता है सीजन शुरू होने से पहले उसको पैसा मिल जाए, खेती वो कर ले, तो उसको ये नहीं पता लगता कि मेरी फाइल कहाँ अटकी हुई है, क्या प्रॉब्लम है। भारत विस्तार जो ऐप है,
जो कि इसकी आगे की योजना है। किसानों का ये पर्सनल रजिस्ट्रेशन करने की योजना है। किसान घर बैठे ही पता लगा सकते हैं कि मेरी फाइल कहाँ अटकी हुई है, उसमें कौन सा ऑब्जेक्शन है, किस अफसर से बात करनी है। तो मेरे विचार से इस ऐप का जब पूरी तरह से फुली यूटिलाइज होगा, हमारे किसानों को बहुत कुछ फायदा इससे होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। कुल मिलाकर इस योजना के माध्यम से जो भी कृषि के क्षेत्र में जो भी गंभीर समस्या आती है, उनका हल बिल्कुल एकदम सरलीकृत तरीका अपनाया गया है। गंगाराम जी, बहुत बड़ा एक प्रश्न उठाया है गुप्ता जी ने। गुप्ता जी का कहना है कि जो योजना है, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की, उनकी जो प्रॉपर जानकारी है वो हमारे किसान भाइयों तक नहीं पहुंच पाती। तो उनको एक सिंगल विंडो की जरूरत थी। कहीं ना कहीं ये सपना पूरा होता हुआ आपको नजर आ रहा है गंगाराम जी? जी हाँ, ये पहले राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में बहुत से किसानों को आज भी पता नहीं है, और कौन कौन सी योजनाएं, उनमें अंतर क्या है जी, और कौन सी योजना का हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, कौन सी का कम मिलेगा। मैं आज इस स्तर पे हूँ, लेकिन फिर भी मुझे भी आज भी इस बारे में कई योजनाएं ऐसी है जिनके बारे में मुझे भी आज भी जानकारी नहीं है जी। और ऐसी योजनाओं के बारे में अगर एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी योजनाओं के बारे में पता चलेगा तो ये हर किसान के लिए बहुत फायदे का सौदा होगा, और इसमें बहुत जो किसान है अपने आप को सुदृढ़ बना सकता है। जी बिल्कुल, अपने आप को सुदृढ़ बना सकता है। सुमित जी, आपको क्या लगता है कि अगर किसान को कोई प्रॉपर योजनाओं की अगर जानकारी नहीं मिले, क्योंकि वो जानकारी के अभाव में कई बार हमें देखने में आता है कि उनको प्रॉपर योजनाओं की जानकारी नहीं मिलती, इस कारण वो कई नवाचार करने से वंचित रह जाते हैं, तो उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है ये? विकास जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। वैसे आत्मा समिति, कृषि विज्ञान केंद्र, इन सब के द्वारा काफ़ी कार्य किया गया है पूर्व में भी, और अब भी किया जा रहा है। लेकिन जब मोबाइल से सभी जानकारी मुझे मेरे घर बैठे अगर उपलब्ध हो पाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इससे बढ़िया कोई भी नया कुछ भी नया उदाहरण नहीं पेश कर सकते हम लोग। क्योंकि मेरे पास, चाहे अगर मेरे पास, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मेरे घर में अगर एक भी स्मार्टफोन है तो मेरी मुश्किलों का निराकरण हो पाएगा। अगर स्मार्टफोन नहीं है, मेरे पास बेसिक यूएसएसडी फोन है, तो भी मैं एक कॉल सेंटर पर कॉल करके अपनी समस्या को सुलझा कर पाऊंगा। तो ये बड़ा ही वेलकमिंग एक कॉल है भारत सरकार का। और पहले जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 मिनट और लूंगा मैं आपके, विकास जी। अगर केसीसी की बात करें, जिस डिपार्टमेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, कृषि किसान क्रेडिट कार्ड, और किसान क्रेडिट कार्ड में किसान को रियायती दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है अपने कार्यशील कार्यों के लिए। बिल्कुल, ऑपरेशनल कैपिटल या वर्किंग कैपिटल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और उसका प्रभावी दर 4% होता है। भारत सरकार 8.5% की रेट पर वो लोन देती है बैंक को आगे 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता, ब्याज अनुदान जिसे कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि किसान समय पर उसको चुकाए तो उसको 3% का प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव भी दिया जाता है। तो प्रभावी दर जो होती है वो 4% बैठती है इसके अंदर। लेकिन जो बैंक जो पैसा पीआरआई के तौर पर या प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव के तौर पर किसान को देता है, उसको वापस किसान को देने में 3-3, 4-4 साल का गैप चल रहा था पिछले कुछ वर्षों से। लेकिन 10 वर्षों से जो डिजिटाइजेशन का कार्य किया गया है, उससे अब वो गैप घटकर 4 या 6 महीने रह गया है। बिल्कुल, बहुत। और सेकंड फेज जो हमारा चल रहा है डिजिटाइजेशन का, उसके अंदर एक हमारा पोर्टल है, किसान ऋण पोर्टल, जिसमें भारत के 7.71 करोड़ किसान जो कि केसीसी ग्राहक हैं, केसीसी कस्टमर हैं, वो उसमें जुड़े हैं। और 10.81 लाख करोड़ की आउटस्टैंडिंग उसकी पिछले वर्ष तक रही है। इतना बड़ा डेटा और पोर्टल हम लोग मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल। अब हम उसके दूसरे वर्जन की बात करें, KRP 2.0। KRP 2.0 में हम लोग डीबीटी के माध्यम से इस पीआरआई का भुगतान करने वाले हैं, जिसमें किसान को यहाँ उसने लोन चुकाया समय पर, और अगले 15 दिन के अंदर उसको सारी वेरिफिकेशन के बाद में पैसा सीधा उसके खाते में मिल जाएगा। बिल्कुल। तो पिछले 10 वर्षों में एक क्रांति आई है डिजिटाइजेशन को लेकर, और भारत सरकार ने बड़े ही महत्वपूर्ण फूंक कर कदम उठाए हैं, जिससे किसानों को बड़ा अच्छा फायदा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुमित जी, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गहनता के साथ में आपने उन बिंदुओं को छुआ है कि वाकई में पर्दे के पीछे क्या कुछ स्टोरी है, और क्या कुछ डिजिटल क्रांति का यूज करके पिछले 10 सालों में जो हमने सफर तय किया है, और उसमें भी आपने कृषि क्षेत्र में जिस तरीके से बताया है कि किस तरीके से 3-4 साल का जो वक्त था वो मिनिमाइज होकर 6 महीने हो गए, और 6 महीने से भी अब कम लगेगा। निश्चित तौर पर किसानों के लिए समय की भी बचत होगी, और सही समय पर सही निर्णय ले, वो भी बहुत बड़ा अपनी भूमिका निभाने जा रहा है। गुप्ता जी, वक्त का एक दौर हमने देखा था, चाहे पुलिस के आपराधिक कानून की बात करी जाए बहुत उलझे हुए थे, चाहे टैक्स की बात करी जाए बहुत उलझे हुए थे, और भी कई तरह की देश में कई चीजें थी जो बहुत उलझी हुई थी।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब से सरकार बनी है, सबसे पहले उन उलझी हुई चीजों को सुलझाने का काम किया है। नए आपराधिक कानून बना लिए, जीएसटी लेके आ गए और अब कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा नवाचार किया है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम जब देश की बात करते हैं, जी, कृषि आज एक मुख्य विषय बन चुका है। बिल्कुल। हमारी समस्याएं क्या हैं? पुरानी जनरेशन जो है वो तो खेती कर रही है। हमारा एक समस्या है, या हम सोचते हैं नई जनरेशन को खेती के लिए लाना है। बिल्कुल। नई जनरेशन को खेत लायक बनाना है, नहीं तो अगर खेती नहीं करेंगे देश आगे नहीं बढ़ेगा। उस नई जनरेशन को खेत से में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इस ढंग के टूल्स की ज़रूरत थी, और आज सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, क्योंकि नया बच्चा आपसे सीखने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा है, टेक्नोलॉजी के लिए पढ़ने के लिए तो आ रहा है। बिल्कुल। अगर उसको चीज़ मोबाइल पे मिलेगी, ऐप पे मिलेगी, तो नवाचार करेगा, फ़ोन पे बात भी करेगा, और बाद में उसको इंटरेस्ट डेवलप होगा तो हमारे पास भी आएगा। तो ऐसे एआई टूल्स तो होने ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब कृषि की बात करते हैं, कृषि शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। आज मुझे बताते बहुत खुशी है कि हमारी बहन बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ कृषि शिक्षा की तरफ उन्मुख हैं। आज मैं हमारे विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं तो जितना कोटा गर्ल्स का है उतना पूरा फुल हो जाता है, एक भी सीट खाली नहीं रहती है। सरकारें बहुत इंसेंटिव दे रही हैं। राजस्थान सरकार की बात करें, गर्ल्स होने की वजह से फेलोशिप है, और कृषि में नवाचार करने के लिए हमारी बच्चियों का बहुत कुछ योगदान आने वाले समय में होने वाला है। वाकई में काबिल तारीफ है जिस तरीके से महिलाएं हर क्षेत्र में कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर जो पुरुषों के साथ चल रही है और विकास के जो नए आयाम स्थापित कर रही है, उसमें कृषि के क्षेत्र में जो आपने बताया वाकई में काबिल तारीफ है। हम कुछ देर में आपको दिखाएंगे कि केंद्रीय जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह जी ने, उन्होंने हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता महेश दादी से क्या कुछ बात की, वो हम कुछ देर में आपको दिखाएंगे कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन गंगाराम जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। गुप्ता जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि हमारी जो पुरानी जो जनरेशन है वो तो कृषि के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर थी, और वो अभी भी पकड़े हुए उस चीज को जो हमारे देश की एक तरीके से विरासत में मिली हमें, जो कृषि है। लेकिन जो नई जनरेशन है, जो पिछले कुछ सालों में उस नई जनरेशन का कृषि के क्षेत्र से जो लिंक था वो टूट गया है, या फिर जो अभी की जनरेशन है उसका कृषि के क्षेत्र में इतना लगाव नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो योजना आई है, भारत विस्तार योजना, वो उस नई जनरेशन को जो आज की पीढ़ी है उसको कृषि के क्षेत्र से जोड़ेगी? जी गंगाराम जी। किसान जो है पहले परंपरागत कृषि करता था जी, और उसमें किसान को उतना लाभ नहीं होता था जितना लाभ नवाचार करके या आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाकर करने से उसको बेनिफिट होगा। तो आगे आने वाले जब किसान को लाभ योजनाएं उसको मिलेगी और एक ही जगह पर उसको नवाचार करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, तो वो नवाचार करेगा तो वो उसकी तरफ धीरे धीरे जो नई आने वाली जनसंख्या है वो उसकी तरफ अग्रसर होगी, जिससे आगे आने वाले जो युवा पीढ़ी है उसको फायदा भी होगा, साथ ही हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी सुदृढ़ करने में उसको मदद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मिलेगा। लेकिन गंगाराम जी, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, आप कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए, आपका क्या कुछ व्यक्तिगत अनुभव रहा है? युवा पीढ़ी आपके साथ में फिलहाल कितनी जुड़ी हुई है, वो आपसे जानना चाहेंगे। सर, मैं मेरी बात करूँ जी, मैं गवर्नमेंट 3rd ग्रेड टीचर में मेरी पोस्टिंग हो गई थी, उसको छोड़कर मैं आज खेती कर रहा हूँ। और इससे पहले मेरे पास में प्राइवेट स्कूल था, 12वीं क्लास तक मैं प्राइवेट स्कूल चलाता था, उसको छोड़कर, दोनों को छोड़कर मैं खेती में आया। और आज जो है मैं युवा किसानों को, और जो मेरे यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, एसकेएन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हैं, केवीके से जो बच्चे आते हैं, हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं कि इस तरीके से आप खेती करेंगे तो ये बेनिफिट होगा। आगे आने वाले समय में अगर ऐसे किसानों के साथ में जुड़कर नए युवा काम करेंगे तो उनको भी बेनिफिट होगा और नया काम कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ हमारे विश्वविद्यालय, भारत सरकार, जो नए बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर से लिंक नहीं है लेकिन उनके दिल में कुछ एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने की ज़रूरत है, या वो सोचते हैं, कुछ आइडिया जिनके पास हैं, उसके लिए विश्वविद्यालय के माध्यम से या नियम के माध्यम से भारत सरकार बहुत ज़्यादा फंडिंग करती है। कई तरह के उनके आइडियाज़ हैं, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे विश्वविद्यालय ने 100 से ज़्यादा ऐसे एग्री एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग किया है, ताकि हम नई जनरेशन को खेती नहीं तो खेती से संबंधित जो भी बिजनेस होता है उसमें मोड़ने की पूरी कोशिश हम लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोफेसर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात बोली है, और मैं थोड़ा सा विकास जी आपसे थोड़ा असहमति दर्ज कराऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने ये बोला कि रुझान थोड़ा कम है,
जी। नई जनरेशन को खेती की तरफ। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां पर कृषि की तरफ, खेती की तरफ रुझान बढ़ा है, बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। उसी का ही सफल परिणाम है कि जो नई जनरेशन है वो जुड़ती जा रही है। और अब मैं आपसे कुछ बाकी उदाहरण, वक्त का एक दौर ऐसा था कि हमेशा हम नौकरी लेने वाले बनते थे, नौकरी देने वाले नहीं बनते थे। लेकिन जैसा गंगाराम जी ने बताया, गंगाराम जी खुद इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि वो नौकरी देने वाले बने, लेने वाले नहीं बने। उसी के सिलसिले में, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा था। हम जिन बड़े बड़े शहरों की बात करते हैं, बेंगलोर, पूना, हैदराबाद, इन सब शहरों में लगभग 30-40 किलोमीटर दूरी पर, आउटस्कर्ट्स पर ऐसे कुछ फार्म्स डेवलप किए गए हैं जहां पर आज के आईटी में कार्य करने वाले युवा हर वीकेंड पर जाकर खेतीबाड़ी करते हैं और उस फसल को जब वो हार्वेस्ट करते हैं तो उनको एक अलग ही संतुष्टि प्राप्त होती है। मेघालय में, आसाम में मैंने काम किया है, वहां पर एग्रो इको टूरिज्म के इतने सुंदर मॉडल बने हैं। बिल्कुल। वो युवा जो कॉमर्स से हैं, आर्ट से हैं या किसी और डोमेन से हैं, वो कृषि की तरफ उत्सुक होकर ऐसे कार्य कर रहे हैं और इतना अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। तो मैं इतने सी बात बोलना चाहूंगा कि रुझान नहीं कम हुआ है, बस थोड़े से जो टर्मिनोलॉजी है, जो नाम है, वो थोड़े बदले हैं। हम एग्री बिजनेस, एग्री क्लिनिक की बात करते हैं आजकल, हम एग्रो इको टूरिज्म मॉडल की बात करते हैं, लेकिन रुझान डेफिनेटली बढ़ा है खेती की तरफ। बिल्कुल। गंगाराम जी हमारे एक सफलतम किसान हैं जी, और इनकी प्रेरणा से हमारे एरिया में बहुत सारे लोगों ने पॉली हाउस लगाए हैं। बिल्कुल। तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये तो इंस्पायरर हैं और हम बहुत ही खुशी से, कोई भी हमारा डेलीगेट आता है इनके लेकर भी जाते हैं जी। ये जो समीर जी ने जो बात बताई, मैं भी इसको सपोर्ट करता हूँ। कोई यंग जनरेशन IITians हमारे पास आते हैं, बिल्कुल, उनके पास आइडियाज़ हैं, एक कृषि को बिजनेस बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। और ये ढंग का जो AI ऐप आया है, मैं निस्संदेह कह सकता हूँ उनके लिए एक मील का पत्थर। बिल्कुल आपने सही कहा। यंग जनरेशन के पास में काफी आइडियाज हैं, लेकिन वो आइडियाज फलीभूत और हकीकत के धरातल पर तभी सक्सेसफुल होते हैं जब सरकार का साथ कदम से कदम और कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाला हो। तभी वो अपने आइडियाज को वाकई में हकीकत के धरातल पर, जैसा हमने विदेशों में जो होता है उसका भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि वहां की सरकार का पूरा ध्यान जो वहां के जो स्तंभ वाले जो क्षेत्र है उनके ऊपर रहता है। और अब हमारी सरकार ने भी कहीं ना कहीं वो उस दिशा में प्रयास करने शुरू कर दिए हैं, नब्ज को टटोलना शुरू कर दिया है कि हमारे देश की वाकई में जड़ों में क्या कुछ बसा हुआ है, उसमें कृषि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए, और बातों का सिलसिला आपके साथ में जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता महेश दादीज, उन्होंने कृषि एवं कल्याण मंत्री जो हैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे क्या कुछ बातचीत की, उनके अंश आपको सुनाते हैं। जी। शुरुआत दी है, जो कि पहला सार्वजनिक AI प्लेटफॉर्म जो है वो कृषि में तैयार किया गया है। सर, आज आप यहाँ फील्ड में भी पहुंचे हैं, खेती किसानी की आपने जानकारी ली है, किस तरह की बातचीत जो है आपकी यहाँ पर आज रही है? आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के इस फील्ड में हम लोग खड़े हैं। VC और उनकी पूरी टीम यहाँ पे हैं। मैं आज देखने आया था, यहाँ कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं। अभी हमने चने के भी उसमें जाके देखा था। चने की हम ऐसी वैरायटी यूनिवर्सिटी विकसित कर रही है जो फोर्टिफाइड हो। अभी हमने काले रंग का चना वहाँ देखा, तो वो अपने आप फोर्टिफाइड वैरायटी है, जिस जिंक और आयरन उसमें भरपूर है। ऐसे हरा चना भी डेवलप किया है। लेकिन इस खेत में जहाँ हम खड़े हैं, जौ और गेहूं के, इसमें प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं। मैं बधाई देता हूं यूनिवर्सिटी को। गेहूं और जौ में भी कई तरह की बीमारी लगती है। अगर कोई वैरायटी ऐसी है कि जिसमें बीमारी लग जाए तो किसान फिर नुकसान उठाता है, फसल खराब और बर्बाद हो जाती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ ये एलो रस्ट नाम की बीमारी है। पत्तियाँ आप देखेंगे, ये पत्तियाँ दिखाई दे रही है, ये एलो रस्ट है, इसमें लगी है। अब अगर कोई ऐसी वैरायटी रिलीज हो गई जिसको एलो रस्ट या दूसरी कोई बीमारी ख़त्म कर दे, तो किसान को कोई फ़ायदा नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा। इसलिए ऐसी वैरायटी हमको चाहिए जो इन बीमारियों से बची रह सके, जिन बीमारियों में प्रतिरोधक क्षमता हो। की तमाम समस्याओं का समाधान सर भारत विस्तार से अब मिलने जा रहा है। मतलब कि अब आपने कहा कि अगर इस फसल में रोग है तो ये सारी बात उसके अंदर के एक आम किसान ले सकता है। बिल्कुल, अगर कोई किसान चाहे तो मोबाइल उठाए और 155261 घुमाए और पूछे कि ये कौन सी बीमारी है और इस बीमारी से बचने का क्या उपाय है, तो उसको जवाब मिलेगा भारत विस्तार से। अभी आपने 2 भाषाओं में किया है, अभी पूरे देश भर की अलग अलग भाषाओं में से आप विस्तार देने जा रहे हैं। हमारा देश बहुत विशाल है और अलग अलग भाषाएं हमारी खूबसूरती है।
और विशेषकर क्षेत्रीय भाषाएं हिंदी के अलावा वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अभी हिंदी अंग्रेजी में हो रहा है, लेकिन सभी क्षेत्रीय भाषाओं में धीरे धीरे भारत विस्तार पर किसान प्रश्न पूछ सकेंगे, अपनी भाषा में पूछेंगे, उसी भाषा में जवाब मिलेगा। राजनीतिक आरोपों को भी आज आपने जवाब दिया है जयपुर के अंदर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन और रात जी और जान से, और उनके नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों के कल्याण में लगी है। आज अन्न के भंडार अगर भरे हैं तो अलग अलग तरह की कई योजनाएं और नीतियों के कारण हैं। उसमें कोई झूठे आरोप, गलत आरोप लगाता है तो कष्टकारक है और उसका जवाब देना लाजमी हो जाता है। धन्यवाद सर। तो हमसे बातचीत कर रहे थे यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने यहाँ पर न सिर्फ किसानों के बीच आकर के खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं पर और साथ ही में जो उपाय यहाँ पर किए जा रहे हैं, जो प्रयोग यहाँ पर हो रहे हैं, उनकी जानकारी ली है। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर भारत विस्तार को भी किस रूप में किसान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात का उन्होंने यहाँ पर आह्वान किया है। आज से भारत विस्तार की शुरुआत यहाँ जयपुर में की गई है और पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए बेहद लाभकारी AI टूल साबित होगा। कैमरा पर्सन हनुमान के साथ महेश दाधीच, DD न्यूज, जयपुर। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को आप सुन रहे थे, जिनका साफ कहना था कि किस तरीके से भारत विस्तार जो ये योजना जो AI पर आधारित है, जो डिजिटल क्रांति का एक तरीके से शंखनाद हुआ है जयपुर में, किस तरीके से किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती थी, वो आप सुन रहे थे। गंगाराम जी, जिस तरीके से अभी आपने वीडियो में देखा, जो मंत्री जी बता रहे थे कि वक्त का एक दौर था जब बड़े बड़े खेतों में जो लहलहाती जो फसलें थी वो किसी रोग की चपेट में आ जाती थी, हम पता ही नहीं कर पाते थे और फसलें चौपट हो जाती थी, और किसान जो अपनी इतनी मेहनत की जो कमाई थी, उसकी जो मेहनत की कमाई पे पानी फिर जाता था। अब जिस तरीके से कृषि के क्षेत्र में जो नवाचार हुए हैं, भारत विस्तार योजना आई है, कितना कुछ सुलभ रहेगा, कितना कुछ जो मेहनत है वो निकल कर सामने आएगी। जी हाँ, बिल्कुल। इस योजना से किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। जैसे रोग और बीमारियों के बारे में अगर समय पर किसान को पता चल जाएगा कि ये बीमारी और रोग आने वाले हैं या ये बीमारी या रोग भी आ चुके हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है, वो कृषि विशेषज्ञों से उसके बारे में जो इसी योजना के द्वारा बात कर सकते हैं। तो बात करने पर जब उन्हें उसका समाधान पता चलेगा तो उसको जल्दी समाधान करेंगे और अपनी फसल को भी बचाएंगे और अपनी आमदनी भी बढ़ाने का काम करेंगे। सर, आपने कई बार हेल्पलाइन नंबर भी जारी होते हैं, तो आपने कई बार हेल्पलाइन नंबर पे हम, जैसे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है या कोई और समस्या है, तो हेल्पलाइन नंबर पे हम कॉल करते हैं। अब एक यूनिवर्सल हेल्पलाइन नंबर 155261155261 दिए गए हैं, वहाँ पर आपको डिजिटल कृषि विशेषज्ञ मिलेगा 24 घंटे 7 दिन। किस तरीके से देखते हैं आप गंगाराम जी? इसमें यह है कि सर, किसान जब फ्री होगा जी, उसी टाइम पर ये जो है 155-261 नंबर पे अगर मिलाएगा तो उसको उसके बारे में जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में अगर वो बताएगा तो उसके बारे में उसको जानकारी होगी तो उसका समाधान उसी टाइम पर कर सकेगा। जब कई बार क्या होता है, टोल फ्री नंबर पर हम फोन मिलाते हैं तो एंगेज आता है, जबकि इस नंबर पे मिलाएंगे तो मेरे हिसाब से जहाँ तक है इसमें एंगेज नहीं आएगा और जो भी समस्याओं का समाधान मिलेगा तो वो फटाफट त्वरित गति से अब किसान को मिलेगा तो उसे उसका समाधान भी बहुत जल्दी ढूंढकर अपनी फसल को बचाएगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर से मैं हेल्पलाइन नंबर जो है वो दोहरा देता हूँ, 155261। ये वो हेल्पलाइन नंबर है जो भारत विस्तार योजना के अंतर्गत जारी किए गए, 155261। अब जो किसान है वो निश्चिंतता के साथ में घर में बैठ सकता है, आराम से निश्चिंत होकर बैठ सकता है कि कभी भी कोई भी समस्या अगर कृषि के क्षेत्र में आती है, उसको नवाचार करने में आती है, कीटनाशकों का छिड़काव कब करना है इसमें आती है, या फिर कल कैसा मौसम रहेगा ये जानना हो, तो तमाम प्रकार की जितनी भी समस्याएं, सारी समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे मिलने वाला है। NK गुप्ता जी। हाँ, मैं इसमें जो मंत्री जी का भी हमने सुना जी, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, भाषा की बात। अभी ये जो ऐप बना है ये केवल 2 भाषाओं में है, अंग्रेजी और हिंदी। आने वाले समय में ये 11 भाषाओं में होने वाला है जी। इसमें हम तमिल, कन्नड़, असमिया, तेलुगु, बंगाली, मराठी, उड़िया ये सब जोड़ने वाले हैं जी। तो मैं समझता हूँ किसान जो कि भाषा भी एक बड़ी समस्या रहती है जी, उसके लिए भी ये एक सॉल्यूशन लेकर उभरेगी। सेकंड चीज मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ जी, जैसे मैं क्या कहूँ, जैसे गागर में सागर। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कृषि वैज्ञानिक आए दिन रिसर्च करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं फार्मर्स के फायदे के लिए, क्रॉप वाइज। हर
फसल का हमारे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, अखिल भारतीय समन्वित परियोजना है, जिसमें हर 1 साल में या 2 साल में नई नई वेराइटीज़ के बारे में आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में आती है। इन टेक्नोलॉजी को किसानों को पहुंचाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और किसानों को किसानों की भाषा में ही समझाया जाएगा। किसानों को ऑफ टाइम में 24 घंटे सुविधा अवेलेबल होगी, कभी भी जाए अपना फ़ोन घुमाया, सिंपल फ़ोन हो चाहे एंड्रॉयड फ़ोन हो, किसान जानकारी लेगा। तो मैं ये कहूँगा हमारा भी पर्पज़ सॉल्व हो रहा है। हम जिस काम के लिए लगे हुए हैं, हमारी सूचनाएं, हमारी जानकारियाँ किसानों के लिए पहुँच रही हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल, वाकई में इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। सुमित जी, आप कुछ बताना चाह रहे थे? जी जी बिल्कुल। काफ़ी बातें हमने प्रोफेसर साहब से भी सुनी और गंगाराम जी से भी सुनी। जी, एक पहलू जो शायद इसमें हम डिस्कस करना रह गया है, वो उसको हम थोड़ा सा उसमें कवर करेंगे। ये जितनी भी बातें हैं कि बचाव कैसे कैसे किया जाए, कीटों से कैसे बचाया जाए, या मौसम कैसा रहेगा, ये जानकारी कैसे मिलेगी, ये तो हुई सारी प्री सोइंग की बात या प्री हार्वेस्ट की बात। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर किसी भी कारण से हमारी फसल खराब हो ही जाती है, तो उसके निवारण के लिए फसल बीमा का जो पोर्टल है, जी, बहुत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो भी इसी के साथ में इंटीग्रेटेड है, समाहित है इसी ऐप के अंदर। तो किसान ये भी जान सकता है कि मेरी फसल अगर इतनी खराब हुई है तो मुझे उसका कितना मुआवजा मिलेगा, मुझे अप्लाई कैसे करना है, और अगर मैंने अप्लाई कर दिया है तो मेरी एप्लीकेशन का, मेरे आवेदन का अभी क्या स्टेटस है, वो भी किसान इस ऐप के माध्यम से जान पाएगा। सर इसी के साथ में इसमें जो है वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सोयल हेल्थ कार्ड भी इसके अंदर समावेश किया गया है। तो जिससे भी, और साथ ही अल्पकालीन ऋणों के बारे में उसको जानकारी मिलेगी, तो दोनों समस्याओं का समाधान उसको हाथों हाथ होगा। और एक और नई योजनाएं जो है, जैसे वन ड्रॉप मोर क्रॉप, उसके बारे में भी उसमें जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से हम पानी को बचा सकते हैं। क्योंकि राजस्थान जो प्रदेश है, उसमें पानी की एक एक बूंद को बचाकर ये हमारे क्षेत्र में हम लोग खेती कर रहे हैं। जैसे मैं 1 करोड़ लीटर जो है बरसात का पानी संरक्षित करके उसको पूरे मेरे फील्ड में, जो खेत में जो है, उसको सिंचाई करता हूँ। तो वो सब भारत सरकार की योजनाओं के तहत, कुसुम योजना के द्वारा सोलर पंप लगा रखे हैं मैंने। और ये मोदी जी, जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उनके ही सानिध्य में ऐसी योजनाएं हमें मिली है, जिससे किसानों को बहुत अधिक फायदा मिल रहा है। इससे हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसी योजनाएं लेके आते हैं। साथ ही कृषि मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसी किसानों के लिए योजनाएं लेके आ रहे हैं। नई नई योजनाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहे हैं, उससे किसानों को बहुत अधिक फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों का बहुत अधिक फायदा होगा। लेकिन गंगाराम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे और वहाँ से आप ही की भाषा में जब आपको आंसर मिलता है, तो कैसा लगता है? क्या प्रॉब्लम का 50% सोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं आपकी जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है उसमें भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहता है, ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल है सर। क्या लगता है? कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ की जो स्थानीय जो भाषा है जी, उसके में जब उसको उत्तर नहीं मिलता है, जैसे कोई बीमारियां हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से उसको पुकारते हैं, उसी प्रकार से कीट के बारे में भी अलग अलग जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कहीं पर तेला बोलते हैं, कहीं पे मोइला बोलते हैं, कहीं पे एपिड बोल देते हैं। तो वो अगर उसको किसान को हकीकत में पता चलेगा कि ये कौन सा कीट है और उसको स्थानीय भाषा में पता चल जाएगा, तो उसका समाधान आसानी से कर सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत समाधान हो जाएगा। पर्टिकुलर अगर प्रश्न रहेगा तो उसका तुरंत समाधान हो जाएगा। सुमित जी, आपने जो अभी जिक्र किया कि अभी तक जो हम बात कर रहे हैं, फसलों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, फसलों को कैसे पनपाया जाए, फसलों को कैसे विकसित किया जाए। अब फसलें पूर्णतः विकसित हो गई है, बाजार में जाने के लिए तैयार है, तो क्या भारत विस्तार में ऐसा भी कुछ समाधान है कि अब फसलों को बेचने की जब बारी आई, ई नाम की हम बात करें, तो क्या इसमें भी ऐसा कोई यूनिवर्सल भाव के लिए भी, मंडी भाव वगैरह, इसके लिए भी कुछ ऐसा कुछ बनाया गया है? जी जी बिल्कुल है विकास जी, ऐसा जी। जो टोल फ्री नंबर है उस पर आप अपनी नज़दीकी मंडियों से जो जिनसों के भाव हैं उनको पता कर सकते हैं जी। आप मार्केट में जाके वहीं बैठकर मार्केट से ये पता कर सकते हैं कि आपकी फसल का आज क्या भाव है, और अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आपको क्या भाव मिलेगा। इसी के साथ साथ भंडारण, जो कि बड़ी ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है कृषि के क्षेत्र में, उसमें किसान, अगर किसान को लगता है कि आज मुझे मेरी कमोडिटी का, मेरी जीन्स का सही भाव नहीं मिल पा रहा है, तो मैं गोदाम में रख के या वेयर हाउस में रख के उसका उचित मूल्य ले पाऊँ, तो उस बारे में भी जानकारी उस ऐप के द्वारा उपलब्ध है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐप 100 बीमारियों का एक इलाज बन के उभरी है और हमारे किसानों के लिए बड़ी सहायक सिद्ध होगी। जी बिल्कुल, 100 बीमारियों का एक समाधान आपने बताया। गुप्ता जी, वक्त का एक दौर हमने देखा है, किसान बेचारे इतनी मुश्किल से मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मुश्किलों का सफ़र तय करके अपनी फसल को तैयार करते हैं,
और फिर जब मार्केट में जाते हैं तो उनको दाम वैसे नहीं मिलते। हालांकि सरकार ने काफ़ी हद तक न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, सरकार कदम कदम पे उनके जो दाम है किसानों के अनुरूप बढ़ा रही है। लेकिन जो बिचौलिया जो सिस्टम था, किसी न किसी किसानों को किसी न किसी थर्ड पर्सन के भरोसे रहना पड़ता था, क्या आपको लगता है कि ये जो सिस्टम है उस पर कहीं ना कहीं विराम लगेगा? मैं दो चीज़ें कहूँगा जी। ये तो गंगाराम जी ने जो बात कही थी, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, तो इस ऐप में शुरू में 10 तरह की स्कीम्स को शामिल किया गया है जी। आने वाले समय में इसमें पर ड्रॉप मोर वाटर भी है, कृषि यंत्रीकरण भी है, 10 स्कीम तो शामिल हो चुकी हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है जितनी भी स्कीम गवर्नमेंट की हैं सारी शामिल होंगी, किसानों को एक ही पॉइंट पर सारी सॉल्यूशंस मिलेंगे जी। अब बात करते हैं हम बिचौलियों की। आपका कहना बिल्कुल सही है, हमारा पर्पज है, सरकार का पर्पज है कि किसानों को उसके फसल का उचित दाम मिले जी। इसके लिए ये ऐप इसलिए सहायक सिद्ध होगा कि मंडी के भाव क्या चल रहे हैं, बिचौलिए क्या रहे हैं, पूरा कंपैरिजन फ़ोन पे कर सकते हैं जी। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ कि हमारी फसलें कई तरह की हैं। हम जो कॉमन फसलें गेहूँ, जौ, बाजरा, किसान को सब पता रहता है, चर्चाएँ भी रहती हैं। कई फसलें ऐसी हैं जहाँ मंडी भी अवेलेबल नहीं है, दूर मंडी है, किसानों को पता ही नहीं कि वहाँ क्या भाव चल रहा है, वहाँ बिचौलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। जैसे मसाले वाली फसलें हैं, मेडिसिनल फसलें हैं हमारी, तो ऐसी जो फसलें हैं उनके लिए वास्तव में किसान उगाना भी इसलिए नहीं चाहता, मंडी का ही नहीं पता, मंडी का भाव का नहीं पता, और जब भाव मार्केट में नहीं होते तो बिचौलिए ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बिचौलियों की भाव ही लगभग फाइनल कर लेते हैं क्योंकि किसान के पास ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये ऐप ऐसे किसानों को जो यूनिक फसल लगाते हैं बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। बिल्कुल लाभदायक सिद्ध होगा। गंगाराम जी से भी इसका जवाब ले लेते हैं। गंगाराम जी, आप खेती करते हैं तो क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है व्यक्तिगत तौर पर कि आपको किसी तीसरे के भरोसे रहना पड़ा हो कि भाई वो जितने भाव फाइनल करेगा उतने मेरे भाव रहेंगे मजबूरी में, और अब इस प्रकार की जो नई योजनाएं आने से कहीं ना कहीं सहूलियत मिलती है कि आप और बेचने वाले किसी बीच में कोई नहीं है, सीधे संपर्क में हो आप? बिल्कुल सर, हमारे पास में बहुत सारी सब्जियां वगैरह जो है जी। वो हम बिचौलिए के ऊपर ही निर्भर रहते हैं कि किस प्रकार से क्या भाव लगाएगा क्या नहीं लगाएगा, उसके बारे में हमें पता नहीं रहता जी। हम लोग मंडी में माल बेच देते हैं और वहाँ बिचौलिया जो भाव लगाता है वो किस भाव में बेच रहा है उसका बारे में हमें पता नहीं रहेगा। लेकिन अब जो है इस ऐप से वहाँ के भाव के बारे में, मंडी में कौन सी मंडी में क्या भाव मिल रहा है उसके बारे में हमें पहले से पता चल जाएगा कि वहाँ पर ये भाव में है, तो उसी हिसाब से उस मंडी में हम हमारा माल भेजेंगे, जिससे किसान को फ़ायदा मिलेगा और उसको जो 20 वाला जो है बिचौलिया है उसको जो आमदनी जो है वो कम होगी उसकी। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसकी आमदनी से कोई मतलब भी नहीं है, हमें हमारी आमदनी से मतलब है। हम जितना काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत और खून पसीना बहा रहे हैं, कम से कम हमें उतनी आमदनी मिल जाए कि हमारा आराम से गुजारा हो सके और देश की जो आर्थिक प्रगति में हम अपना योगदान निभा सकें। सुमित जी, जिस तरीके से बिचौलियों का जो प्रभाव था वो तो खत्म हो ही गया, इसके अलावा आपको क्या लगता है, जैसा कि आपने बताया कि जो लोनिंग सिस्टम है, जो अधिकतर किसान भाई हैं जो वो समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, उसका सरलीकरण भी इसमें किया गया है? विकास जी देखिए जी। इस सरकार ने गत लगभग 12 वर्षों में बड़े ही सधे हुए कदम उठाए हैं जी। अगर हम देखें, किसानों का आधार से जुड़ना जी, फार्मर आईडी बनना, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया अभी बिल्कुल, ये सब चीज़ें इन्होंने एक आधार एस्टेब्लिश किया है आगे की स्कीम्स के लिए। फिर चाहे वो हम भारत विस्तार की बात करें, चाहे हम प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की बात करें जी, चाहे हम किसान की बात, पीएम किसान की बात करें, चाहे हम मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की बात करें, ये सब जितनी भी योजनाएं हैं ये उस फार्मर आईडी पर या उन फार्मर के आधार से जुड़ने के ऊपर आधारित हैं जी। तो जैसे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, इसमें 100 भारत के जिले चयनित किए गए हैं जी। और खुशी की बात यह है इसमें राजस्थान से भी 8 जिले हैं जी। जो कि उसमें लिस्टेड हैं और उन 100 जिलों के हर तरह के सर्वांगीण विकास के बारे में सरकार और जिला प्रशासन कदम उठाएगी जी। तो जैसा आपने बोला कि सरलीकरण लोन का किस प्रकार हो सकता है, उस बात की बात करते हैं जी। भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय के द्वारा मोबाइल एप्लीकेशंस कुछ लॉन्च किए हैं जो किसानों के लिए काफी सहायक हैं जी। मैं ऐसी एक एप्लीकेशन का उदाहरण आपको देता हूं। बिल्कुल। एक है कृषिका भारत सरकार का एप्लीकेशन है जी। उस कृषिका एप्लीकेशन के माध्यम से अगर किसान के पास स्मार्टफोन है या उसके घर के किसी सदस्य के पास में भी स्मार्टफोन है, बिल्कुल, तो उस स्मार्टफोन से कृषिका एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना लॉगिन बनाए, अपनी आधार डिटेल डाले
और वो कृषि का एप्लीकेशन उसके आधार नंबर से उसके जमीन के रिकॉर्ड को भी कनेक्ट करता है, क्योंकि हर राज्य के अपने अपने जमीन के रिकॉर्ड है, राजस्व विभाग उसको मेंटेन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आधार नंबर डालते ही जमीन का रिकॉर्ड, और जमीन का रिकॉर्ड डालने के बाद में कौन सी फसल वो, क्योंकि बात यह है विकास जी, किसान को लोन मिलने के दो आधार हैं। सबसे पहला उसके पास जमीन कितनी है जी, और दूसरा वो कौन सी फसल उगा रहा है। बिल्कुल। तो फसल से उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकलता है, इसको बैंक की भाषा में स्केल ऑफ फाइनेंस कहा जाता है। जी जी। और दूसरा जमीन के रिकॉर्ड से ये पता लगता है कि कितने एकड़ में या कितने हेक्टेयर में वो फसल बो रहा है, ताकि हम उससे उसका जो सैंक्शन लिमिट है वो निकाल पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल उस कृषि का एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ही किसान ये जान पाएगा कि अगर मैं खरीफ और रबी में ये फसल उगाता हूं, मेरी इतनी जमीन है, तो मुझे कितना लोन मिलेगा जी। और वो सब अगर डिटेल डालने के बाद में किसान उस डिटेल को सबमिट कर देता है, तो उसके नजदीकी बैंक, क्योंकि उसके पास बैंक सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन है, तो नजदीकी बैंक के पास में भी पूरी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, पहुंच जाएगी, उसको बिल्कुल कोई अलग से बताना नहीं पड़ेगा, तो समय इसका है वो भी बच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बैंकिंग आपके द्वार जो सपना हमारा हुआ करता था किसान के लिए, वो भी अब हमको साकार होता हुआ बिल्कुल बिल्कुल। बैंकिंग का सपना भी साकार होता हुआ दिख रहा है, और जो बैंकिंग जो टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल जो टर्म्स है उनको भी समझने में कहीं ना कहीं सहूलियत रहेगी। और जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि जो आपने कृषि का एप्लीकेशन का जिक्र किया, ऐसे कई एप्लीकेशन की जो विशिष्ट जो चीजें थी उन सब का समावेश करके भारत विस्तार में ही इसी में जोड़ा गया है, ताकि आपको अब तक जो अलग अलग एप्लीकेशन पर आप सर्च करते हुए आए हैं वहां पे नहीं जाना पड़े, इस एक में मिल जाए। इसी में एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जितने भी बैंक हैं उनके अपने अपने और भी बहुत सारे काम हैं, तो कभी कभी लोन प्रोसेस करने में काफी वक्त निकल जाता है। उस चक्कर में जैसे आपने बोला मिडिलमैन, जैसे अगर हम बात करें जो छोटे जो जमींदार हैं, वो कुछ पैसा अपनी एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस पर इंटरेस्ट रेट पर किसानों को देते हैं। तो जैसे मुझे ये लगता है कुछ किसान 3% प्रति माह की दर पर भी लोन लेते हैं, जो कि लगभग एक साल के अंत में जाके 40% के आसपास में होता है। उससे उनकी खेती को बड़ा बट्टा लग जाता है। बिल्कुल। तो क्योंकि एक मुख्य कारण यही है कि बैंक उस पैसे को समय पर सैंक्शन नहीं कर पाते जी। अब सरकार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे डीसीएस नाम की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है बैंकों को, जिसका पायलट अभी 2 राज्यों में चल रहा है। उनके आंकड़े भी मैं आपसे कभी शेयर करूंगा। बिल्कुल, तो उन 2 राज्यों में अब सैटेलाइट के माध्यम से ये क्रॉप सर्वे हो रहा है। एक बैंकर अपनी ब्रांच में बैठे बैठे डीसीएस के माध्यम से ये जान सकता है कि जो डिक्लेरेशन या जो सत्यापन किसान ने दिया है वो सही है या नहीं, ताकि लोन सैंक्शन करने का समय कम से कम समय की बचत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। गुप्ता जी, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी सर, कि देश को अगर हमें आगे बढ़ाना है ना, बिल्कुल, गंगाराम जी हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, उन्नतशील किसान है, आसपास के एरिया में मोटिवेशनल काम करते हैं, लेकिन हमारा जो लघु और सीमांत किसान है उस पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऐसे जो ऐप हैं, गंगाराम जी तो हमारे आ जाते हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन छोटा किसान यूनिवर्सिटी नहीं आता है, तो ऐसे किसानों को जब तक हम मिलने जाते हैं उनसे मोटिवेट हो जाते हैं। जब तक हम हमारे लघु और सीमांत किसान को मोटिवेट नहीं करेंगे, हम कृषि में नवाचारों का जो सरकार का प्रयास है सफल नहीं होगा। बिल्कुल, तो उधर भी ध्यान देने की विशेष, उधर भी बिल्कुल 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 ध्यान दे रही है सरकार, बिल्कुल ध्यान दे रही है। गंगाराम जी, वक्त का एक दौर हमने देखा था जब ह्यूमन के लिए कहा जाता था कि इनका स्वास्थ्य कार्ड बनाया जा रहा है, इनके स्वास्थ्य में ये कमियां हैं, या फिर इस तरीके से करें तो स्वास्थ्य कार्ड में सब कुछ जानकारी रहती थी। और अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड को लेकर भी कई योजनाएं चलाई गई है। मृदा का भी किस तरीके से मिट्टी रहेगी, क्या उसकी गुणवत्ता रहेगी, पूरी की पूरी जांच, और पूरी की पूरी लैब, आजकल तो मोबाइल लैब भी आ गई, वो आपकी खेत में आकर जांच करती है। वो किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की भी जानकारी आपको इसमें भारत विस्तार में मिलने वाली है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि बुआई जुताई करने से पहले जब हमें उसके में कितना खाद डालना है, कौन सा उर्वरक उसमें डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, और उसमें पहले से कौन कौन से पोषक तत्व हैं। फसल को 16 पोषक तत्व चाहिए, जिसमें से 3 तो हमें प्रकृति ने हमें वो मिल जाते हैं। बाकी पोषक तत्व जो है वो कितनी मात्रा में, कौन कौन सा पोषक तत्व कहाँ कहाँ डालना है, हमारी ज़मीन में कितना है, उसके बारे में अगर किसान को जानकारी होगी तो उतना ही मात्रा में डालेगा। आज हम देखते हैं बहुत सारी जगह, मैं भी देखता हूँ कि वो चाहिए हमें 1 बोरी डालना और वहाँ पर डाल रहे हैं 4-4 बोरी, तो जिससे उसका प्रोडक्शन जो है वो तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन उसको आर्थिक नुकसान बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। साथ ही उसको अधिक मात्रा में डालने से जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो भी क्षीण हो रही है, और वो भी खत्म होने के कगार पे है। अगर हमें इस प्रकार से रोकना है तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है के द्वारा मिट्टी की जांच जो है वो बहुत अधिक मात्रा में और हर किसान को करवानी चाहिए, हर फसल खत्म होने के बाद में करवानी जरूरी है, जिससे उसको जो है फायदा मिल सके। बिल्कुल। गुप्ता जी,
एआई टेक्नोलॉजी का इसमें समावेशन हो रहा है, आपको क्या लगता है एआई टेक्नोलॉजी किस तरीके से किसानी में, कृषि जो हम कर रहे हैं उसमें लाभदायक सिद्ध हो सकती है, और ऐसे कौन कौन से उपकरण हैं जो एआई के जरिए बनाए जाएंगे और वो ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे? एआई का कृषि में बहुत ज़्यादा महत्व आने वाले समय में इसलिए होने वाला है जी। कि हमारे पास लेबर कम हो रही है, मैकेनाइजेशन हो रहा है। अब मैकेनाइजेशन अगर एआई के साथ लगेगा, निस्संदेह खेती आगे बढ़ेगी। जैसे हम बात करते हैं ड्रोन की, जी, आज से 2, 3, 4, 5 साल पहले ड्रोन के बारे में कोई नहीं जानता था। बिल्कुल। आज हर किसान ड्रोन के बारे में जानता है। आने वाले समय में ड्रोन का इस्तेमाल भी किसान करेंगे। जी। इस तरह ट्रैक्टर्स की हम बात करते हैं, हम तो अब कहते हैं कि किसान जब सीड लगाता है ना, हम तो कहते हैं कि जो बीज है ना, निश्चित डिस्टेंस पे जो हमारे रिकमेंडेड डिस्टेंस है उस पर लगना चाहिए। जी। ये सब एआई टेक्निक से ही हो पाएगा। कब पानी देना है ऑटोमेटिक पानी चलेगा, कब हार्वेस्टिंग करनी है किसान को पहले ही पता लग जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर हमें वास्तव में एडवांस लेवल पर जानी है तो एआई के साथ ही हमें मतलब हमें अब स्मार्ट खेती करनी है। स्मार्ट खेती करनी है। स्मार्ट खेती, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड की आपने बात जी। करी, किसानों में अवेयरनेस है। आज सैंपल लेके किसान पहले आता है, साहब मेरी मिट्टी जांच करके बताइए किसमें क्या कमी है। तो ये सब अवेयरनेस कब आई, तब हम किसानों तक पहुंचे। हमने ऐसे हेल्थ कार्ड बनाए तो किसानों को पता लगा कि सॉइल की भी हेल्थ होती है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें करने के लिए और एडवांसमेंट करना है, हमारे देश को वास्तव में विकसित करना है, एआई की खेती में बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल योगदान है। सुमित जी, इसी प्रश्न का जवाब आपसे भी ले लेते हैं। किसान अब स्मार्ट किसान बनने जा रहा है, कैसे? विकास जी, जैसे अभी हमने माननीय कृषि मंत्री जी को भी सुना जी, और पहले ये मान्यता थी कि जितने भी कृषि आधारित जो नीतियां हैं वो बंद एसी कमरों में बैठ के बनाई जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इस भ्रम को और इस सोच को तोड़ा है माननीय कृषि मंत्री जी ने और पूरी टीम ने, क्योंकि पिछले वर्षों से हम देख रहे हैं, काफ़ी वर्षों से हम लोग ये देख रहे हैं कि अब कृषि जो विभाग है उस सब के जितने भी अधिकारी हैं सभी अलग अलग राज्यों में जाते हैं, किसानों की मुश्किलें समझते हैं, राज्य सरकार से कोलैबोरेट करते हैं, जो जिला प्रशासन है उनके साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और उन चीज़ों को धरातल पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने एआई के बारे में पूछा, तो एआई डेफिनेटली एक क्रांति है और मैं अभी 2 दिन पहले एआई समिट का पार्ट भी बना था। तो काफ़ी एजेंसीज ने उसके अंदर काफ़ी अपने नए नए इनोवेशंस डेवलप किए हैं। जैसे हम मृदा जांच की बात करें तो जैसे गंगाराम जी ने बताया कि 3 तो भगवान ने हमको वैसे ही दिए हैं, लेकिन बाकी जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जानकारी पता लगने में पहले कई बार किसान को 10-10 दिन 15-15 दिन का गैप होता था, क्योंकि केवीकेस भी इतने एस्टेब्लिश और इतने एम्पावर्ड नहीं थे। लेकिन आज कुछ कंपनियों के माध्यम से, एआई के माध्यम से और सरकार के इनिशिएटिव के माध्यम से 24 घंटे के अंदर किसान अपनी मृदा का स्वास्थ्य जांच कर सकता है, बिल्कुल समझ सकता है कि मेरी मृदा जो है किस चीज में कमजोर है और किस चीज में मजबूत है। जैसा इन्होंने बताया कि कई बार किसान को आर्थिक हानि भी होती है। जैसे किसान को अगर लगता है कि मेरी खेती में इस न्यूट्रिएंट की कमी है और ये सिर्फ सोच के आधार पर काफी सारा पैसा उस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने में लगा देता है, किंतु बाद में पता लगता है कि कमी किसी और चीज की थी, हमने कोई दूसरा फर्टिलाइजर या दूसरा न्यूट्रिएंट उसमें डाल दिया। तो एआई डेफिनेटली इन चीजों के वक्त को बहुत कम करेगा और किसान के खर्चों को भी काफी कम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया, वक्त को भी कम करेगा और किसान के खर्चों को भी कम करेगा। गंगाराम जी, अब तक आप जो मेहनत करते हैं कृषि में, खैर मेहनत तो है, लेकिन अब स्मार्ट मेहनत की गुंजाइश जो है वो एआई पूरी कर रहा है, किस तरीके से देखते हैं? अब आप स्मार्ट किसान, हालांकि आप तो हैं ऑलरेडी, फिर भी आप जैसे जो किसान है वो स्मार्ट किसान बनने जा रहे हैं एआई की तकनीक का यूज करते हुए, किस तरीके से देखते हैं? आने वाले समय में जी हमें पानी की बचत के साथ साथ में जी प्रोडक्शन को भी बढ़ाना होगा और साथ ही जहर मुक्त खेती भी, जिसको हम प्राकृतिक सबसे बड़ा प्रश्न यही है जी, प्राकृतिक खेती की तरफ हमें जाना होगा, जिससे और खेती। साथ में हमें हमारे जो पुराने तरीके जो हमारे बुजुर्ग देके गए हैं उनको भी आगे बढ़ाना है। साथ में एआई के साथ में उनको अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो जो तकनीकी हमारे बुजुर्ग देके गए हैं, जितने सालों से समझ सजो के रखा होता, वो अगर खत्म हो गई तो एआई से हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन उसको सजो कर अगर हम एआई को आगे बढ़ाएंगे तो हमें बहुत अधिक मात्रा में बेनिफिट होगा, बहुत अधिक मात्रा में बिल्कुल साधन संपन्न भी साथ में होंगे और उसको हर किसान को इससे फायदा मिलेगा। कदम फूक फूक कर रखना होगा, लेकिन वक्त के साथ हमें बदलना भी होगा। अंतिम प्रश्न गुप्ता जी मैं आपसे करना चाहूंगा, 2047 का जो भारत है, विकसित भारत बनाने का हमारा सपना है, उसमें कृषि के क्षेत्र में इस प्रकार की जो योजनाएं, भारत विस्तार जैसी योजनाएं जो कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है? कृषि क्षेत्र में जैसे मैंने शुरू में बताया, हमें युवाओं को जोड़ना होगा जी, कृषि शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा, हमारी बहनों को बेटियों को जोड़ना होगा।
क्योंकि जब तक नई जनरेशन खेती नहीं करेगी, खेती का मतलब केवल खेती नहीं है, खेती संबंधित व्यवसाय भी अगर कर रहे हैं, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रहे हैं, तो निस्संदेह हमारा देश आगे बढ़ेगा। AI टूल्स की अगर हम बात करें तो जैसे अभी गंगाराम जी ने बताया, ज़्यादा खाद डालना भी खतरनाक है, यानी सॉइल को उतना ही दो जितनी ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें करेगी AI टूल्स। तो ऐसे टूल्स की ज़रूरत है, रिफाइनमेंट की भी ज़रूरत है, हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें भी रिफाइनमेंट हो। तो ये टूल्स और हमारी युवा जनरेशन साथ साथ काम करेंगे तो निस्संदेह हम 2047 में एक विकसित भारत का सपना पूरा कर पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारे जो देश में है, जो भारत विस्तार जैसी ऐसी योजनाएं हैं, वो उम्मीदों का वो सूरज है जो निकट भविष्य में 2047 का विकसित भारत की हम कल्पना कर रहे हैं। तो उसमें एक अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि हमारी रीढ़ की हड्डी है, कृषि हमारा सम्मान है, कृषि हमारा स्वाभिमान है। तो ये उम्मीदों का जो सूरज है वो निश्चित तौर पर जो सफलता की, कृषि रूपी सफलता की जो किरणें हैं, निश्चित तौर पर फैलाएगी, और हमें हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी जो कृषि है, उसको सशक्त करने में जो ये भारत विस्तार जैसी योजनाएं हैं, वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएगी। आप तीनों इस प्रोग्राम में पधारे और इतने अच्छे से और सरलता के साथ में अपने विचार रखे, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो DD न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।